हेलो स्टूडेंट्स। चलिए एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में आगे बढ़ते हुए अभी तक अपने टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ लिया था। अभी अगला जो अपना एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में जो चैप्टर होगा या जो टॉपिक आप बोल सकते हो वो होगा मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी मोनोटोनिसिटी को अगर हिंदी में बात करें तो उसका नाम होता है एकदिष्टता। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी ग्राफ है या तो हमेशा बढ़ता हुआ रहे या फिर हमेशा घटता हुआ रहे, तो उसको हम बोलेंगे कि ये मोनोटोनिक कर्व होता है। ठीक है, उसका मतलब अलग अलग नाम होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे नाम होता है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही हमेशा मोनोटोनिक कर्व होते हैं। ठीक है, कैसे इनको डिफाइन करते हैं, ये क्या इनका मतलब होता है, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, अ फंक्शन एफ एक्स, a function fx is said to be strictly increasing. A function fx is said to be strictly increasing if for x1 greater than x2, मतलब कोई भी दो वैल्यूज हैं x1 और x2 जिसमें ये आपको दिया हुआ है कि x1 is greater than x2. For x1 greater than x2, there exist, या x1 greater than x2 there exist fx1 greater than fx2. ठीक है, कोई भी दो x1 और x2 अपन लेते हैं डोमेन में से या कहीं पर भी से भी, तो उसके लिए ये चीज होनी चाहिए, fx1 का वैल्यू fx2 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे ग्राफ को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे। सेम यही लाइन अगर दोबारा से देखें, अ फंक्शन fx इज सेड टू बी increasing, said to be increasing if for x1 greater than x2 we have fx1 greater than equals to fx2। ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। मान लीजिए इस तरीके अगर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इस तरीके से मैंने कोई एक ग्राफ ड्रॉ किया, तो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट के लिए, मान लीजिए x1 पॉइंट है और मान लीजिए ये x2 पॉइंट है। उल्टा भी बोल सकते हो, ये x1 ये x2 ऐसे आप बोल सकते हो। तो अगर ये fx फंक्शन है तो आप क्या बोलोगे, ये वाली जो चीज आएगी यहाँ पे ये आएगी fx1 और जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी fx2। तो इस ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 इज ग्रेटर देन x1, तो fx2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन fx1। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि x1 और x2 में जो बड़ा था उसको आपने लिखा अच्छे से, उसके बाद में सीधा सीधा दोनों पे f लगा दिया। अगर ग्राफ फंक्शन, जो भी ग्राफ है आपका फंक्शन, वो इंक्रीजिंग है तो इस साइन को हम सेम रखेंगे। तो ये इंक्रीजिंग के लिए हम कर सकते हैं। दूसरा ग्राफ आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ मैंने बनाया, तो आप देख सकते हो, अगर मैं फिर से बात करूं x1 और x2 की, तो यहां पे आप ये तो बोल सकते हो कि x2 इज ग्रेटर देन x1, लेकिन इस बार जब आप f की बात करोगे तो आप बोलोगे दोनों की ही वैल्यू fx1 बराबर fx2 आ रही है। तो यहां से आप ऐसा बोल सकते हो कि fx2 बराबर होगा fx1 के। तो यहां पे जब इक्वल्स टू का साइन लग जाता है, जैसे कि मैंने यहां पे लगाया, जब इक्वल्स टू का साइन लग जाता है तब तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और इक्वल्स टू का साइन नहीं लगता है तब हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बस यही अंतर होता है। तो जब भी कोई कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये इक्वल्स टू वाला नहीं चलेगा, पूरा का पूरा ऐसे इंक्रीजिंग होना चाहिए। और जब फंक्शन ओनली इंक्रीजिंग है तो ऐसा वाला ग्राफ भी चल जाएगा। तो इस ग्राफ को बोलते हैं इंक्रीजिंग,
इस ग्राफ को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा पॉइंट, अगर डिक्रीजिंग हो तो क्या होगा, ये वो हमको देखना है। अगर अपना फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये भी अपन को देख, सेम ऐसे ही करना है अपन को। तो फिर से हम लिख सकते हैं अ फंक्शन fx is said to be strictly decreasing if x1 is greater than x2, then we have fx1 less than fx2। तो अगर साइन उल्टा हो जाए तो आप बोल सकते हो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसी तरीके से अ फंक्शन fx is said to be decreasing if for x1 is greater than x2 we have fx1 less than equals to fx2। तो इस तरीके से सेम जैसे अभी अपन ने ग्राफ बनाया उसी तरीके से अगर इस तरीके का ग्राफ है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला जाएगा, और ग्राफ अगर इस तरीके से है डिक्रीजिंग होता हुआ थोड़ा सा कांस्टेंट हो गया, थोड़ा सा क्या मतलब ये जो पार्ट है वो कांस्टेंट हो गया और उसके बाद में फंक्शन ऐसे हो गया, तो ये जो चीज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये जो ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये बस आपको देख के समझना है क्या इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके अलावा कैसे हम चेक करेंगे तो मैंने बता दिया बेसिकली कि किस तरीके से होता है, किसको हम डिक्रीजिंग बोलते हैं, किसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी हमने थोड़े बहुत करे हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, ऐसे बोला जाए कि f ऑफ 2x प्लस 3 इज लेस देन f ऑफ 4x प्लस 2, ऐसा दिया जाए क्वेश्चन, मतलब ऐसे बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से दिया जाए और आपको कहीं से पता चल जाए कि fx इज इंक्रीजिंग। मान लीजिए आपको पता चल गया कि fx इंक्रीजिंग है, तो आप हेल्प क्या ले सकते हो, आप सीधा सीधा इन दोनों के नीचे की वैल्यू आप पुट करिए, आर्गुमेंट जो भी है वो सीधा सीधा आप कॉपी कर लीजिए, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इस साइन को सेम रखिए, अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो इस साइन को भी मैं उल्टा कर देता। ऐसा करते ही अपने आप आपका आंसर आगे कैलकुलेट हो जाए। तो ऐसे हम क्वेश्चंस में फायदा ले सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है, तो अभी तक मैंने 4 बातें आपको लिखाई हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसके बाद नोट लगा के आप लिखिए, फोर above all 4 cases function need not to be continuous and differentiable। ठीक है, तो अभी क्या बोलना चाह रहे हैं कि अभी तक जो हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करी, तो उसके लिए फंक्शन का कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसे आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है जो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, तो क्या फिर भी आप इसको इंक्रीजिंग ग्राफ बोल सकते हो क्या? बिल्कुल, ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का तो एक ही डेफिनेशन होता है। क्या डेफिनेशन है? कोई भी 2 एक्स उठा लीजिए, एक आप x1 उठाइए, दूसरा आप x2 उठाइए, वो x1 और x2 में अगर x1 छोटा है x2 बड़ा है
तो fx1 भी छोटा आना चाहिए, fx2 भी fx1 छोटा आना चाहिए, fx2 है वो बड़ा आना चाहिए। अगर ये चीज है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, होगा, मतलब होगा। कॉन्टिन्यूअस हो चाहे नहीं हो इससे हमको कोई मतलब नहीं। तो आप बोलोगे एक सर क्या ये ग्राफ भी क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माना जाएगा क्या? क्या ये ग्राफ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माना जाएगा क्या? अभी दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? अभी क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर आप यहां पे लेते हो x1 और यहां पे लेते हो x2 तो दिक्कत हो गई। अब की बार x1 छोटा है लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू बड़ी आ जाएगी, और x2 बड़ा है लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इस वाले केस में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। इस तरीके से आपको ध्यान से देखना है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो तभी जाके हम बोलेंगे कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। बिना कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के भी हम बता सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा पता चल जाए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम थोड़ा सा फायदा और ले सकते हैं। क्या? ध्यान से देखिए, इफ फंक्शन fx is differentiable, if function fx is differentiable for all x belongings to a to b, ठीक है। अगर फंक्शन fx a to b में डिफरेंशिएबल है तो हम थोड़ी बात एक्स्ट्रा में कर सकते हैं और थोड़ा सा इसका एडवांटेज हम ले सकते हैं। क्या एडवांटेज ले सकते हैं? देखिए ध्यान से। तो अभी तक तो हमको पता था कि हमको कोई जरूरत नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो कि कॉन्टिन्यूअस हो, हम तो x1 और x2 ढूंढेंगे और उन दोनों पर देख लेंगे कि फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही है छोटी आ रही है। अगर सेम बीच में साइन रह रहा है तो आप क्या बोलोगे, जैसे कि fx1 और fx2 इस तरीके से लिखा हुआ था, आपने x1 इधर कॉपी किया, x2 इधर कॉपी किया। अगर साइन सेम रहता है तो अच्छी बात है, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर साइन उल्टा हो जाए तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी का क्या यूज ले सकते हैं, ये ध्यान से देखिए। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, मान लीजिए मैं कोई इंक्रीजिंग ग्राफ बनाता हूं, तो इस इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो बहुत सारी। तो आप देखिए यहां पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से टेंजेंट जाएगी, यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो भी कुछ इस तरीके से टेंजेंट जाएगी। फिर धीरे धीरे देख सकते हो टेंजेंट है इस तरीके से झुकती भी जा रही है, इस तरीके से झुकती भी जा रही है। लेकिन ये सारी टेंजेंट्स को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन टेंजेंट की जो स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। स्लोप पॉजिटिव कैसे रहेगी आप ध्यान से देखिए, ये टेंजेंट सारी इस तरीके से झुकी हुई होगी, इस तरीके से वाली कोई नहीं होगी, हमेशा इस तरीके से झुकी होगी। अगर इस तरीके से टेंजेंट झुकी हुई है, अच्छा ये ग्राफ भी ले सकते हो, दूसरा ग्राफ आप ले सकते हो। देखिए आप बोलोगे सर हम तो ये ग्राफ लेंगे, तो इसमें भी आप देख सकते हो कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये टेंजेंट जो है कुछ इस तरीके से झुकी होंगी कि इन सभी का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो दूसरी बात याद आती है कि सर टेंजेंट का स्लोप तो हम डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका क्या तरीका होता है? टेंजेंट की स्लोप कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? वो होता है कि सर dy by dx एट दैट पॉइंट। तो आपने यहां पे क्या देखा, फॉर अ फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल देन, पहली बात, इफ f dash x is greater than 0 for all x belonging to a to b। अभी तक हमने क्या बोला है कि अगर f dash x ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब f dash x होता है m, m होता है टेंजेंट की स्लोप, और टेंजेंट की स्लोप हो गई पॉजिटिव। टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब टेंजेंट ऐसे रहेगी। अगर टेंजेंट ऐसे है तो ग्राफ को ऐसे करके इंक्रीजिंग होना ही पड़ेगा। इफ f dash x is greater than equals to 0 then function is called increasing। ठीक है। दूसरा, फंक्शन is said to be
strictly increasing if f dash x is greater than equals to 0। तो अभी आप ऐसा मत करना सर, गलती से आपने यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लगा दिया है। इक्वल्स टू 0 तो ओनली इंक्रीजिंग के लिए होना चाहिए था, फिर आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्यों लगाया? इसका कारण है वेयर इक्वालिटी शुड नॉट होल्ड इन एन इंटरवल। ये बात आपको ध्यान देना है। इस वाले क्वेश्चन में तो ये जो इक्वालिटी है वो कोई इंटरवल में भी होल्ड कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ये जो इक्वालिटी है वो किसी इंटरवल में होल्ड नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है ये ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिए, एक ग्राफ में बनाता हूँ, एक कर्व में ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने कर्व ड्रॉ किया है, ठीक है। और एक मैंने कर्व ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों में से अगर मैं आपसे पूछूं ये ग्राफ कैसा है, तो आप बोलोगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये ग्राफ कैसा है, ये ओनली इंक्रीजिंग है, ऐसा बोलोगे। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो आप क्या देखोगे, वो टेंजेंट की स्लोप कुछ इस तरीके से आएगी हमेशा। लेकिन जब मैं ओनली इस पॉइंट की बात करूंगा, लास्ट पॉइंट की बात करूंगा, तो आप देख सकते हो यहां पर जो टेंजेंट है वो तो कैसी आ जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ जाएगी। अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ जाएगी तो वहां पे dy बाई dx कैसा हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे आंसर जीरो आएगा dy बाई dx का, ठीक है। अगर dy बाई dx जीरो आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि f डैश जीरो आ गया, f डैश जीरो आ गया, फिर भी ये फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जैसे कि इसमें बात करता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक इस पूरे इंटरवल में ही सभी जगह पर टेंजेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी। आप देखो कोई से भी पॉइंट पर टेंजेंट बना दो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी। तो यहां पर भी f डैश x का वैल्यू जीरो आएगा, लेकिन वो चीज जीरो a से b के बीच में आएगा। और यहां पर भी f डैश x का आंसर जीरो आएगा, लेकिन वो ओनली एट c आएगा, ओनली एट x इज इक्वल्स टू c। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंगिंग्स टू a टू b में काम होगा। तो आप देख सकते हो ऐसे कर्व के लिए तो जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आती है, सीधी टेंजेंट, वो टेंजेंट एक इंटरवल में आती है और यहाँ पर एक पॉइंट के लिए ही आ रही है। फिर भी आपने देखा होगा इस कर्व को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व। तो आपने देखा होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व में भी f डैश जीरो हो सकता है। तो एक बात आपको समझ में आई अभी तक के लिए कि अगर कोई फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है या फिर इंक्रीजिंग होना है तो dy बाई dx को होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, मतलब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो ग्राफ होगा इंक्रीजिंग। दूसरी बात समझ गए होंगे, अगर डिफरेंशिएशन हो गया नेगेटिव तो बस डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो गया तो ग्राफ हो जाएगा डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मैं बोल सकता हूं इसी के अगला पॉइंट, फंक्शन सेड टू बी strictly decreasing if f dash x is less than equals to 0 where equality does not hold in an interval। ठीक है, और function is said to be decreasing if f dash x is less than equals to 0। अब की बार इक्वालिटी है वो चाहे इंटरवल में होल्ड करे चाहे कुछ भी होल्ड करे, ये हमको कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा,
अगर इंटरवल में नहीं लाई करती है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, अगर इंटरवल में लाई करती है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और लिखना है, नोट a function fx is said to be increasing at x is equals to a if for h tending to 0 प्लस 0 प्लस का मतलब है 0 से थोड़ा सा बड़ा है h, ठीक है। इफ फॉर h टेंडिंग टू 0 इट इज इंक्रीजिंग इन a माइनस एच से लेकर a प्लस एच तक। सिंपल सी डेफिनेशन है, इस तरीके से आपको बात करनी। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन क्यों उठा, ये सोचिए ध्यान से कि अब आप ग्राफ बना रहे थे और आपको किसी ने पूछा कि बताइए ए से लेकर बी तक के इंटरवल में ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो आपने कोई दिक्कत नहीं है, आपने देखा ग्राफ के कर्व को देखा, कर्व को देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। मान लीजिए फिर भी नहीं पता चला तो आपने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लिया, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आया तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग, dy बाई डी एक्स नेगेटिव आया तो आप बोलोगे डिक्रीजिंग है। तो बड़ा सिंपल है। अब किसी ने एक दूसरा सवाल पूछ लिया, थोड़ा सा होशियार वो स्टूडेंट था आप लोगों की तरह, तो उसने पूछा कि सर x इज इक्वल टू 2 पर देख के बताइए ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो आप लोग सब सोच में पड़ गए, आपने बोला सर 2 पे हम कैसे देख के बताएं, 2 तो अकेला पॉइंट होता है, तो 2 तो कोई इंटरवल तो होता नहीं है कि जिसके बीच में ग्राफ का कर्व, हम ऐसे देख लेंगे कैसे कैसे बन रहा है वो कर्व का ग्राफ। तो अब उसका तरीका क्या बताया हमने, यहाँ पे बताया। आपने क्या बोला, आपने बोला कि सर h बहुत ही छोटा हम ले लेते हैं, तो एक बार तो हम 2 माइनस एच कर देंगे, एक बार हम 2 प्लस एच कर देंगे, तो हमने उसको इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। था तो वो एक पॉइंट ही, लेकिन उसको हमने इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। और इस इंटरवल में कैसे चेक करते हैं ये सबको पता ही है, और उस तरीके से चेक करके हम तुरंत बता सकते हैं कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग। क्लियर है। इसी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट आप नोट कर लेना कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ it is decreasing in a minus h to a plus h। सेम चीज है, वही आपको काम करना है, ठीक है। तो इतनी बातें करके हमको अंत में फाइनली एक बात समझ में आ गई है कि सर अगर इंक्रीजिंग है तो dy बाई डी एक्स कैसा होगा। अच्छा, ये सब बातें अपन को कब करनी है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ये जरूर ध्यान देना है, अगर डिफरेंशिएबल है तो ही हमको ये बात करनी है, ठीक है। क्या बात करनी है, एफ एक्स इंक्रीजिंग है, इसका मतलब एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स लिखते हैं। अच्छा, वो अंडरस्टूड सी बात है, देख लेना। और दूसरी चीज, अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स होगा लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर वो इक्वल्स टू किसी पॉइंट्स पर मिल रहा है, अलग अलग पॉइंट्स पर मिल रहा है, तब तो आप बोलोगे स्ट्रिक्टली। और अगर वो इंटरवल में मिल रहा है 0 तो आप बोलोगे कि ओनली डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग। बहुत ही सिंपल सी, ये आप देख सकते हो, इसका पूरे चैप्टर का ये सारांश यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये समरी है इस पूरे चैप्टर की, ठीक है। अब चलिए, बातें हमने बहुत कर ली हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम समझते हैं। आप बोलोगे सर हमने ये बातें हम सबको याद रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, हमने लाइन टू लाइन सबको रट लिया है, लेकिन सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें ये तो हमको अभी तक समझ में ही नहीं आया है। तो बस अभी आपको समझा देते हैं। इसका सबसे पहला चीज है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज। इसको बोलते हैं IOI और IOD। ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन के लिए इंटरवल ऑफ इंक्रीज बताइए, इंटरवल ऑफ डिक्रीज बताइए, ये आपको देखना है। इसका मतलब क्या है,
वो वाला इंटरवल बताना है जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है, वो वाला इंटरवल बताना है जहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये क्वेश्चन हमने ले लिया। ठीक है, हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर ये बताइए, ये जो हमने कर्व लिखा है कहां पे, तो उसको चेक करना है, ये भी आप ही लोगों को बताना है। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये भी आपको बताना है। पूरा का पूरा इंक्रीजिंग है तो अच्छी बात है, पूरा का पूरा डिक्रीजिंग है तो भी अच्छी बात है, आधी दूर तक इंक्रीजिंग है कि आधी दूर तक डिक्रीजिंग है, सब बातें आपको इसके बारे में बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमेशा कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें जैसे अभी मैं शुरुआत करने वाला हूं वैसे हम स्टार्ट करेंगे, और जो जो चीजें अपन को पहले से दे रखी हैं उसमें अपन को हेल्प मिल जाएगी, और जो नहीं दे रखी है तो हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप आप बोल सकते हो, हम चेक करेंगे कि डोमेन क्या है। अगर उसने कोई इंटरवल सामने से दे रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये पहला स्टेप खत्म हो जाएगा। अगर उसने सामने से कुछ नहीं दे रखा है तो सबसे पहला हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उस क्वेश्चन का डोमेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का डोमेन है आर। इससे हमको ये पता चलेगा कि कम से कम चेक कहाँ पे करना है, तो अब की बार हमको पूरे आर में ही चेक करना है। दूसरी चीज, ठीक है, फॉर इंटरवल ऑफ इंक्रीज f dash x should be greater than equals to 0 and interval of decrease f dash x should be less than equals to 0। दूसरी बात बस ये याद रखनी है। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं इंटरवल ऑफ इंक्रीज से, तो उसके लिए दोनों के लिए f dash तो निकालना ही पड़ेगा अपन को, f dash तो हमको निकालना ही पड़ेगा। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज के लिए हमने क्या किया, f dash x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किया। तो ऐसा f dash कितना आ जाएगा, 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/4। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो अल्टरनेटिव मेथड एक दूसरा मैं आपको बताता हूँ, उस तरीके से आपको करना है। स्टेप वाइज अगर अपन बात करें तो मैं एक और मेथड आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ऐसा कर सकते हो, इंटरवल ऑफ इंक्रीज ये आपका सही है, ये गलत मेथड नहीं है, लेकिन मैं अभी एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जो हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा। वो क्या मेथड है, देखिए सबसे पहले तो क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज इंटरवल ऑफ डिक्रीज के बारे में ये सब होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों का ही कॉमन पार्ट ढूंढेंगे। दूसरा जो स्टेप होगा, सेकंड स्टेप, उसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट या फाइंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। बस ये फाइंड आउट कर लेंगे कि f डैश एक्स असली में 0 कहां पे हो रहा है, यही अपने काम की बात है। तो अब हमने देखा f डैश एक्स क्या है, 4x प्लस 3, ये 0 कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है x इज इक्वल्स टू -3/4। ठीक है, कोई बात नहीं, x इज इक्वल टू -3/4। जितने भी यहां से रूट आए उन सबको नंबर लाइन पे डिनोट करिए। तो यहां पे हमने देखा नंबर लाइन पे डिनोट किया, तो यहां से कितना आ गया आपका, -3/4 पे टूट गया, उससे पहले और उससे बाद में दो टुकड़ों में नंबर लाइन टूट गई है। बस इतना करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो f डैश आया है, ये जो f डैश x आपका मिला है वो है 4x प्लस 3। तो बस इसको अलग से उठा के देख लीजिए और ये पता कर लीजिए इस इंटरवल में कैसा हो रहा है, उस इंटरवल में कैसा हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर अगर 0 रखूं, अगर मैं इसके अंदर 0 रखूं तो यहां से आंसर आएगा पॉजिटिव +3 आएगा, मतलब इस इंटरवल के लिए dy/dx यानी f डैश x जो है वो इस इंटरवल के लिए प्लस है और इस इंटरवल के लिए माइनस होगा। वो कैसे पता कर सकते हो, -3/4 से छोटी और कोई रख दो, जैसे कि -2 आपने रख दिया। अगर -2 आप पुट करते हो तो ये वैल्यू ऑफ कोर्स माइनस में आएगी, तो इसीलिए मैंने ऐसे बोला है। अब आपको क्या देख लेना है, अगर आप इंटरवल ऑफ इंक्रीज लिख रहे हो, अगर आप इंटरवल ऑफ इंक्रीज रख रहे हो तो प्लस वाले जितने भी साइन वाले इंटरवल है वो सारे आपको रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे प्लस वाला कौन सा इंटरवल है, -3/4 से लेकर इंफिनिटी। और जब आप इंटरवल ऑफ डिक्रीज लिख रहे हो तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, -∞ से -3/4। फिर आप बोलोगे कि सर ये तो दोनों जगह ही आपने क्लोज लगा दिया, ऐसा क्या, या तो इस पे लगाइए या फिर इस पे लगाइए, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो दोनों जगह पर ही क्लोज आएगा, क्यों,
क्योंकि आप जानते हैं इंटरवल ऑफ इंक्रीज में इस पॉइंट को भी गिना जा सकता है और इस पॉइंट को इंटरवल ऑफ डिक्रीज में भी गिना जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो कर्व अगर ऐसे होता है और ये जो ऊपर सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये इसमें भी गिना जाएगा और इसमें भी गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इतने कर्व को देखते हो तब ये इंटरवल ऑफ डिक्रीज में आता है और अगर आप इधर वाले कर्व को देखते हो तो ये इंटरवल ऑफ इंक्रीज में आता है। तो इसीलिए दोनों जगह पर ही मैं क्लॉज लगा सकता हूँ। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बताया आपको। एक दो फटाफट एग्जांपल और अपन देख लेते हैं तो आपकी थोड़ी स्पीड बन जाएगी कि सर ने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं। fx इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 2, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको ये चेक करना पड़ता है डोमेन कितना है, कहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए तो डोमेन कितना आएगा r। तो पहली बात समझ में आ गई, डोमेन कितना है r। अब ऐसा मत बोलना कि सर डोमेन वोमेन क्या होता है, हमको कुछ पता ही नहीं है, कहाँ से बोल देते हो आप। ठीक है, पूरा फंक्शन उठा के जाके देखिए, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है कि डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा स्टेप अपना क्या था, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, एफ डैश एक्स है 9x स्क्वायर प्लस 5 हो गया। तीसरा स्टेप कुछ दिक्कत ही नहीं है, एफ डैश एक्स को किया 0, एफ डैश एक्स को 0 किया तो 9x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से मिला 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5/9। बस यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया। क्यों? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करें, एफ डैश एक्स अगर 0 नहीं हो सकता तो हम क्या बोलें। तो हमने यहाँ पे देख लिया, अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूँ तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस 5 हमने कर रखा है तो यहाँ तो पॉजिटिव चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे बोल सकते हो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। और एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, तो आप बोलोगे फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। तो पूरे के पूरे आर इंटरवल में ही ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अंडरस्टूड? इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।